Hello friends, automobile engines. Our new topic is valve operation, valve mechanism. हमारा जो टॉपिक चल रहा है कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन, जिसके अंदर अभी तक हमने पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, क्रैंकशाफ्ट एंड फ्लाईव्हील, उसके बारे में हमने सही से स्टडी किया है। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो है वाल्व मैकेनिज्म। और वाल्व का जो वीडियो है, प्रैक्टिकल वीडियो, वो भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप पूरा एक लिटिल बिट एक वीडियो है कि जिसके अंदर आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैकेनिज्म वर्क कर रही है। ये एक वीडियो है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि किस तरीके से वाल्व मैकेनिज्म वर्क कर रही है। यहाँ पे नीचे की तरफ क्रैंकशाफ्ट है। ये जो क्रैंकशाफ्ट है उसके साथ आप फ्रंट साइड लैप में देखोगे तो एक पुली लगाई हुई है, यानी कि बेल्ट ड्राइव के ज़रिए ऊपर दो गियर्स को ड्राइव मिल रही है। यानी कि ऊपर कितने कैमशाफ्ट होगी? दो कैमशाफ्ट होगी, ठीक है। एक कैमशाफ्ट जो होगी वो इनटेक के लिए होगी और दूसरी कैमशाफ्ट जो होगी वो एग्जॉस्ट के लिए होगी। तो जो कैमशाफ्ट ऊपर की तरफ हो, यहाँ पे कैमशाफ्ट ऊपर की तरफ है, यानी कि यहाँ पे पुश रोड की कोई ज़रूरत है नहीं। यानी कि कैमशाफ्ट जो होगी वो सीधी की सीधी किसके साथ कनेक्टेड होगी? तो के वाल्व्स के साथ। यानी कि यहाँ ना तो रोकर आर्म की ज़रूरत है, यानी कि रोकर शाफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे पुश रोड की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी कैमशाफ्ट, ऐसी वाल्व मैकेनिज्म कि जिसके अंदर कैमशाफ्ट ऊपर की तरफ लगाई हुई हो, जिसको हम ओवरहेड कैमशाफ्ट कहते हैं। कि वाल्व का जो, यानी कि इंजन का जो हेड है उसके ऊपर अगर कैमशाफ्ट लगाई हो तो उसको हम ओवरहेड कैमशाफ्ट बोलते हैं। अगर एक ही कैमशाफ्ट अगर एग्जॉस्ट वाल्व और इनटेक वाल्व दोनों को ऑपरेट करता हो तो उसको हम SOHC यानी सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट कहते हैं। और अगर इंजन हेड के ऊपर दो अलग अलग कैमशाफ्ट हो तो जिसको हम DOHC डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट कहते हैं। यानी कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो आपको कैमशाफ्ट दिखाई हुई है, जो वाल्व मैकेनिज्म दिखाई हुई है, वो है DOHC यानी डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट। क्योंकि यहाँ पे दो कैमशाफ्ट है। एक कैमशाफ्ट जो रियर साइड है, यानी वो आपको दिख नहीं रही है, ठीक है। और यहाँ पे 4 सिलेंडर इंजन, पिस्टन आप देख सकते हो, कनेक्टिंग रोड, क्रैंकशाफ्ट किस तरीके से घूम रही है। यहाँ पे जो स्काई ब्लू कलर है जहाँ पे हो रहा है वो सक्शन है। उसके बाद येलो कलर कंप्रेशन, रेड कलर पावर और ऑरेंज कलर जो है वो एग्जॉस्ट है। यानी आप कोई एक पर्टिकुलर सिलेंडर, जैसे पहला सिलेंडर, उसके ऊपर हम फोकस करें तो कैसे? तो सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। स्काई ब्लू कलर से सक्शन शुरू करना है, तो देखते हैं हम कैसे। सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ तक आपको वाल्व मैकेनिज्म और यहाँ पे वीडियो में आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से इंजन के अंदर स्ट्रोक्स ऑपरेट होते हैं। क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एक थियोरेटिकल देखा था और प्रैक्टिकल जो भी देखे उसके अंदर हमको स्ट्रोक्स कैसे चल रहे हैं, कंबस्टन कैसे हो रहा है, वो हमको पता नहीं था। तो यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हो कि किस तरीके से हो रहा है यहाँ पे। यानी कि पर्टिकुलर आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्काई ब्लू कलर को आप फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे फायरिंग ऑर्डर भी पता चल जाएगा आपको कि आप लेफ्ट साइड, यानी हम अपनी साइड जो भी पहला सिलेंडर है उसको फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, और उसके बाद अगर हम फोर्थ को काउंट करें तो सबसे पहला जो सिलेंडर है उसके हम स्काई ब्लू जैसे आए तो हम देखना चाहेंगे कि अब स्काई ब्लू कलर को फोकस करेंगे कि वो जो सक्शन स्ट्रोक है तो पहले कौन से सिलेंडर में होता है, फिर कौन से सिलेंडर में, तो वो उसका रहेगा फायरिंग ऑर्डर। तो अब हम स्काई ब्लू को फोकस करेंगे तो पहले में 1, फिर 3 में, फिर 4 में और 2 में।
यानी कि यहाँ पे स्काई ब्लू कलर पहले 1 में हुआ, फिर 3 में हुआ, फिर 4 में हुआ और फिर 2 में हुआ। यानी कि ये जो इंजन है उसका फायरिंग ऑर्डर क्या हुआ, 1 3 4 2, 1 3 4 2। अब यानी कि अब हम पावर स्ट्रोक की बात करें तो हम रेड कलर को फोकस करें तो यही फायरिंग ऑर्डर आएगा। वो सिर्फ देखने के लिए एक बार देख लेते हैं कि रेड कलर को फोकस करते हैं। अब तो रेड कलर के लिए 1 3 4 2। ओके, यानी अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इंजन के अंदर स्ट्रोक्स होते हैं और किस तरीके से कंबशन प्रोसेस होती है, और यहाँ पे अब वाल्व्स ऑपरेट किस तरीके से हो रहे हैं वो अब हम समझते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे सक्शन स्ट्रोक चल रहा है उस दौरान आप देखो तो ऊपर की तरफ जो कैम है यानी कि कैमशाफ्ट है उसके ऊपर लोब दिए हुए हैं, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी दिखाया हुआ था कि लोब जैसे ही वो जो लोब होता है वो जैसे ही वाल्व के साथ कनेक्ट होता है कि वाल्व क्या ओपन हो जाता है। अगर लोब रोटेट होके वापस चला जाता है, लोब रोटेट होके वापस चला जाता है तो उस दौरान वाल्व जो है वो अपनी सीट पे बैठ जाता है, यानी वाल्व क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे ही स्काई ब्लू कलर होता है तो वाल्व ओपन होता है कि नहीं। पहले सिलेंडर पे फोकस करेंगे, ये सक्शन स्ट्रोक। तो आप देख सकते हो ऊपर की तरफ आप नज़र डालना कि कैम घूमते घूमते आई, अब नीचे जैसे हुए वैसे वाल्व ओपन हुआ। फिर से देखना क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ क्या है तो कि ये जो है आप देख सकते हो कि 4 सिलेंडर इंजन है, लेकिन अब यहाँ पे 2 कैमशाफ्ट है और पर्टिकुलर आप देखोगे तो 2 वाल्व एक साथ एक ही सिलेंडर में सक्शन स्ट्रोक के दौरान ओपन हो रहे हैं। यानी कि ये 16 वाल्व इंजन है, 4 वाल्व पर सिलेंडर। अभी के जितने भी मॉडर्न इंजन्स होते हैं, जैसे हमारी पहले भी बात हुई है कि ऐसा नहीं है कि 2 वाल्व ही होते हैं एक ही इंजन एक सिलेंडर में, कि एक सक्शन एक कंप्रेशन, लेकिन 4 वाल्व्स भी होते हैं। यहाँ पे 2 इनटेक है, 2 एग्जॉस्ट है। तो आप देख सकते हो जैसे ही सक्शन स्ट्रोक चालू हो रहा है वैसे ही यहाँ पे 2 इनटेक वाल्व जो है वो ओपन हो रहे हैं, और एग्जॉस्ट के दौरान आप देखना अब कौन से वाल्व ओपन हो रहे हैं। सिर्फ फर्स्ट सिलेंडर के ऊपर फोकस करना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सक्शन स्ट्रोक जो राइट वाली जो कैमशाफ्ट है उसका दोनों वाल्व्स ऑपरेट हो रहे हैं। ये नीचे आया, ये ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि वाल्व किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, DOHC यानी डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट, डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं थियोरेटिकल की तरफ कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इंजन वाल्व्स दिखाए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो एक वाल्व बड़ा है और एक वाल्व छोटा है। यहाँ पे 2 अलग अलग सिलेंडर के यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे क्या है कि जो एक सिलेंडर है उसके अंदर कितने वाल्व्स है, सिर्फ 2 वाल्व्स हैं, जबकि हमने जो पहला जो वीडियो देखा उसके अंदर कितने थे, तो कि 4 थे वाल्व्स। तो 4 वाल्व से उसके अंदर क्या है, 2 इनलेट 2 एग्जॉस्ट। अगर एक सिलेंडर में 3 वाल्व है तो 2 इनलेट 1 एग्जॉस्ट। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक वाल्व बड़ा है और एक वाल्व छोटा है एक सिलेंडर में। तो अब एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों कि एक वाल्व बड़ा है और एक वाल्व छोटा है। हम सोचने जाए तो कौन सा वाल्व बड़ा हो सकता है, यानी इनलेट बड़ा होगा या एग्जॉस्ट बड़ा होगा। तो इसका आंसर ये है कि ऑलवेज इनटेक वाल्व जो होता है वो बड़ा रहता है। इनटेक वाल्व इसलिए बड़ा होता है क्योंकि सिलेंडर के अंदर हमको सफिशिएंट एयर फ्यूल मिक्सचर चाहिए। सिलेंडर के अंदर हमको सफिशिएंट एयर फ्यूल मिक्सचर चाहिए कि जो आसानी से सिलेंडर में दाखिल हो जाए, एंटर हो जाए। इसलिए हम सिलेंडर के प्रत्येक सिलेंडर में इनलेट वाल्व बड़ा रखते हैं, जबकि एग्जॉस्ट वाल्व जैसे पानी की पिचकारी होती है तो पानी की पिचकारी में कैसा आगे का होल कितना छोटा होता है, लेकिन जैसे हम पुश करते हैं उसको तो पानी सब बाहर निकल जाता है प्रेशराइज। उसी तरीके से यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व छोटा रखा है, लेकिन पिस्टन जैसे ही BDC से TDC की तरफ जाता है
पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है तो सभी एग्जॉस्ट गैसेस क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। सभी एग्जॉस्ट गैसेस क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या है, तो कि इनटेक वाल्व बड़े हैं, एग्जॉस्ट वाल्व छोटे हैं। यानी कि अब हम ये दोनों सिलेंडर को देखें तो हमको और एक चीज़ पता चलती है यहाँ कि हमको यहाँ पे दो एग्जॉस्ट वाल्व जो है हर एक सिलेंडर के, यानी कि लेफ्ट सिलेंडर जो है उसका एग्जॉस्ट वाल्व राइट साइड है, जबकि राइट वाला जो सिलेंडर है उसका एग्जॉस्ट वाल्व लेफ्ट साइड है। अब ऐसा क्यों रखा गया है, इसका आपको मुझे आंसर देना है कि इसका रीज़न क्या हो सकता है कि दोनों एग्जॉस्ट वाल्व नज़दीक नज़दीक क्यों हैं और इनटेक वाल्व जो है वो एक दूसरे से दूर क्यों है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ जो वाल्व दूसरा दिखाया हुआ है दोनों साइड, तो आपको क्या लगता है कि वो दोनों उसके आसपास वाले जो सिलेंडर है उसमें कौन से वाल्व होंगे नज़दीक नज़दीक, इसका मुझे आंसर देना है। यानी कि आपके पास दो क्वेश्चन है। सबसे पहला, यहाँ पे फिगर में एग्जॉस्ट वाल्व दोनों नज़दीक क्यों है हर एक सिलेंडर के, और यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये 4 सिलेंडर इंजन है, हम ऐसा समझे तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा सिलेंडर दिखाया हुआ है। फिर आप लेफ्ट साइड देख सकते हो एक और सिलेंडर है और राइट साइड भी एक और सिलेंडर दिखाया हुआ है। तो हम ऐसा समझे तो क्या अब ये जो पहला सिलेंडर है उसमें कौन सा वाल्व सेकंड का इंटेक के साथ कनेक्टेड होगा और 4th सिलेंडर का कौन सा वाल्व थर्ड के इंटेक के साथ कनेक्टेड होगा, ये आपको आंसर में बताना है। यहाँ पे इंजन वाल्व स्प्रिंग है, ये रिटेनर स्प्रिंग होती है कि जैसे हम उसको कंप्रेस करते हैं बाद में वाल्व को लिफ्ट तो करना होता है ना, तो वो लिफ्ट करने के लिए यहाँ पे वाल्व रिटेनर स्प्रिंग या तो इंजन स्प्रिंग या तो वाल्व स्प्रिंग हम कहते हैं इसको, कि जो क्या करता है तो कि वाल्व को रिटेन कर लेता है अपनी लोकेशन से। यहाँ पे वाल्व मैकेनिज्म दिखाई हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्रैंकशाफ्ट। अब यहाँ पे आप इसकी गियर पुली देख सकते हो और कैमशाफ्ट की गियर पुली देख सकते हो। हमने पहले भी बात की हुई है कि क्रैंकशाफ्ट के जितने रिवॉल्यूशन होते हैं उससे आधे रिवॉल्यूशन किसके होते हैं, कैमशाफ्ट के। इसलिए हमको कैमशाफ्ट का जो गियर होता है वो कैसा बनाना पड़ता है, उससे डबल बनाना पड़ता है। यानी कि सपोज कि क्रैंकशाफ्ट के ऊपर 24 टीथ है, 24 दांतें हैं, तो कैमशाफ्ट के ऊपर 48 होंगे, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट जब 2 बार घूमती है तब कैमशाफ्ट सिर्फ एक ही बार घूमती है, क्योंकि हर क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन में कैम को एक ही बार घूमना होता है, वाल्व्स को एक ही बार ऑपरेट करना होता है। यहाँ पे आप सभी पार्ट्स के बारे में समझ सकते हो। ये जो है वो कैम है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक कैम ऊपर है और एक कैम नीचे दी हुई है। तो यहाँ पे जो कैम नीचे की तरफ है, जो कैम नीचे की तरफ है उससे वाल्व ऑपरेट हो जाएगा, और जो कैम ऊपर की तरफ है उससे वाल्व क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हो ये V8 इंजन है, क्योंकि यहाँ पे V इंजन है, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे 4 कैमशाफ्ट लगाई हुई है ना, 4 कैमशाफ्ट है। अब आप पर्टिकुलर कोई एक सिलेंडर पे ही फोकस करना होता है। अगर आप पूरी सिस्टम को देखने जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से वाल्व्स ऑपरेट हो रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर एक सिलेंडर को पकड़ते हैं और उसके ऊपर के वाल्व्स और उसकी कैमशाफ्ट को सिर्फ जस्टिफाई करते हैं और उसको नोटिस करते हैं कि क्या होता है। तो आप यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर सिलेंडर जो आपको अच्छे से दिख रहा है तो वो लेफ़्ट साइड वाला आपको अच्छे से दिख रहा होगा, तो वहाँ पे आप फोकस करके देख सकते हो। यहाँ पे जो ब्लू कलर में जो है वो सक्शन यानी इनटेक वाल्व होंगे, और ऑरेंज कलर में जो है वो एग्जॉस्ट वाल्व्स होंगे। ऐसा V इंजन बनाने का फ़ायदा ये है कि इसकी कैमशाफ्ट छोटी हो जाती है। यहाँ पे 8 सिलेंडर है, फिर भी क्रैंकशाफ्ट कितनी छोटी है, जबकि अगर इनलाइन इंजन यानी हम लाइन में अगर 8 सिलेंडर रख दो तो उसकी क्रैंकशाफ्ट बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे एक ही क्रैंक पिन पे दो पिस्टन लगाए हुए होते हैं, एक ही क्रैंक पिन पे 2 कनेक्टिंग रोड और उससे पिस्टन कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से क्रैंकशाफ्ट की जो लेंथ है वो छोटी हो जाती है, यानी कि अप्रोक्सीमेट आधी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट जो होती है उस पर सिर्फ 4 ही क्रैंक पिन होती है,
सिर्फ 4 क्रैंक पिन होती है। अब आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स में देखा कि क्रैंकशाफ्ट कैसे घूम रही है, कनेक्टिंग रोड, पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, पिस्टन रेसिप्रोकेट हो रहा है, कनेक्टिंग रोड जो है उसकी ऑसिलेट मोशन हो रही है, क्रैंकशाफ्ट घूम रही है, फ्लाईव्हील भी घूम रहा है। यहाँ पे कैम किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है, आप ध्यान से देखना कोई भी एक को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये चीज़ हो रही है। इसको हम जूम करके देखें तो आपको समझ में आएगा। ध्यान से यहाँ की तरफ कि ये जो ऊपर की तरफ है उसको हम देखें तो देखो वाल जैसे ही कैम नीचे की तरफ आती है वैसे ही वाल ओपन हो जा रहा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से ये सिस्टम ऑपरेट हो रही है। यही चीज़ जो हमारी पहले वाली स्लाइड थी उसमें हम समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से मैकेनिज्म हो रही है। ये अब वाल ओपन हो गए, क्लोज हो गए, कैम नीचे की तरफ आया, वाल ओपन हुए, क्लोज हो गए। आप समझ गए होंगे आप किस तरीके से सिस्टम वर्क कर रही है। ये जो है यहाँ पे ओवरहेड कैमशाफ्ट नहीं है, यहाँ पे कैमशाफ्ट नीचे की तरफ है और पुश रोड लगाया हुआ है। यहाँ पे क्या पुश रोड, जो ट्रक्स हैवी ड्यूटी व्हीकल्स जितने भी होते हैं उसमें इस तरीके से होता है। इसमें SOHC और DOHC नहीं होता। इसमें क्या होता है तो कि कैमशाफ्ट नीचे की तरफ होती है साइड में, और यहाँ पे सीधी कैमशाफ्ट जो होती है वो क्रैंकशाफ्ट के साथ गियर ड्राइव यानी दोनों एक दूसरे के गियर क्लैशिंग में ही वर्क करती है। अभी जो हमने देखा था पहले उसमें क्या था तो कि जैसे ही हम देखें तो यहाँ पे क्या है तो कि बेल्ट ड्राइव से ड्राइव मिल रही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है तो कि ये जो क्रैंकशाफ्ट है वो कैमशाफ्ट यानी यहाँ जो कैमशाफ्ट दिखाए हुए हैं वो क्रैंकशाफ्ट के साथ डायरेक्टली गियर से मैश होती है। और जैसे ये कैम ऊपर की तरफ जाती है तो ये जो पुश रोड है, यहाँ पे ये पुश रोड है, ये पुश रोड ऊपर की तरफ जाएगा तो ये रोकर आर्म ऊपर जाएगा, तो यहाँ से ये नीचे की तरफ आएगा रोकर आर्म का ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये कहाँ की तरफ आएगा, नीचे की तरफ, और उसकी वजह से ये वाल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि ये जो है वो वाल सीट है, यानी कि यहाँ पे ये वाल सीट है और ये वाल गाइड है। वाल गाइड इंजन हेड में होता है, सिलेंडर हेड जिसको हम कहते हैं, वाल गाइड के जिसके अंदर वाल आसानी से रेसिप्रोकेट हो सके। तो इसको हम आगे समझते हैं कि किस तरीके से। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मैंने जो प्रैक्टिकल में बताया था उस तरीके से यहाँ पे वाल टीप है ऊपर का पोर्शन, बाद में कीपर ग्रू कि वो कीप करे रखता है, पकड़े रखता है, बाद में जो लंबा पोर्शन जो होता है उसको हम स्टेम कहते हैं, बाद में नेक जैसा पोर्शन होता है उसको हम वाल नेक या तो वाल फिलेट कहते हैं। उसके बाद एक पर्टिकुलर 60 डिग्री या तो 45 डिग्री उस पे जो होता है उसको हम सीट फेस कहते हैं। उसके बाद थोड़ी सी थिकनेस वाला जो पोर्शन होता है उसको हम मार्जिन कहते हैं, और बाद में जो जहाँ पे कंबस्शन हो रहा है उसको हम कंबस्शन फेस कहते हैं। यहाँ पे आप एंगल देख सकते हो कि किस तरीके से इसका एंगल जस्टिफाई किया जाता है। और ये वाल गाइड है, यानी वाल गाइड के अंदर वाल रेसिप्रोकेट हो रहा है, और यहाँ पे वाल सीट होती है जहाँ पे वाल आसानी से बैठ जाता है। ये वाल सीट आप देख सकते हो। अगर वाल सीट के अंदर सही से वाल नहीं बैठता तो वहाँ से कंबस्टन लीक होने की संभावना रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैम है। अभी कैम जो है उसका जो लोब है, यहाँ का जो पोर्शन है, जो लंबा पोर्शन है उसको हम लोब कहते हैं, वो अभी ऊपर की तरफ नहीं है।
यानी ये पुश रोड है, ऊपर रोकर है रेड कलर का, और यहाँ पे वाल है। यानी आप देख सकते हो अभी कैम जो है वो नीचे की तरफ है, जिसकी वजह से यहाँ पे वाल पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रही है। और उसी तरीके से यहाँ पे हम देखें, आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे मैकेनिज्म है कि यहाँ पे कैम ऊपर की तरफ आ गया तो पुश रोड ऊपर गया, रोकर आर्म की वजह से ये रोकर आर्म का लेफ्ट हैंड ऊपर गया तो रोकर आर्म का राइट हैंड नीचे आया और वाल यहाँ पे ओपन हो गया है। आप देख सकते हो किस तरीके से ये हो रहा है। क्लोज ओपन, कैम नीचे वाल क्लोज, कैम ऊपर वाल ओपन। यहाँ पे ये दोबारा वीडियो है आपको समझने के लिए कि आप आसानी से समझ सको इसको। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके सिलेबस और करिकुलम के लिए कि अगर ये आपको समझ में आया तो ये आप इंजन में अगर और आगे समझ पाओगे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम वाल और उसके रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये वाल्स है, ये वाल स्प्रिंग है, ये रोकर आर्म है, ठीक है, और ये रोकर है जो आपने पहले भी देखा हुआ है एक वीडियो में। अब ये सभी के बारे में हम डीपली नोमेनक्लेचर के हिसाब से स्टडी करते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम वाल के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो वाल है जिसके अंदर यहाँ पे आपको ग्रूव दिख रहा होगा, एक स्लॉट दिख रहा होगा। आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा ये स्लॉट, ठीक है। तो ऊपर का जो पोर्शन है वो स्लॉट से ऊपर का, जिसको हम वाल टिप कहते हैं। वाल टिप यानी कि यहाँ पे ये जो रॉकर है उसका ये जो एंड है वो यहाँ से ऑपरेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे वाल क्लियरेंस सेट किया जाता है। जो भी वाल क्लियरेंस सेट करने का होता है, जैसे ये रॉकर जो है वो पुश रोड से यानी कि ऑपरेट होते हैं, कैम शाफ्ट से पुश रोड ऑपरेट होता है और पुश रोड से ये रोकर आर्म। तो रोकर आर्म से जैसे ये रोकर ऑपरेट होगा ये वाल कहाँ पे तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। यानी कि रोकर जो है वो वाल के कौन से पोर्शन के ऊपर टच होता है, तो कि वाल टिप, वो वाल टिप के ऊपर टच होता है। अब इसके आगे समझते हैं हम। तो वाल टिप से नीचे एक स्लॉट दिया हुआ है जिसको वाल ग्रूव कहते हैं। ये लॉक ग्रूव भी कहते हैं इसको। लॉक ग्रूव क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग का एक एंड होता है जो वहां पे लॉक हो जाता है। अब यहां से कि सीधा नीचे तक हम देखें तो ये जो एक सीधा एक रोड जैसा दिया हुआ है जिसको हम स्टेम कहते हैं, वाल स्टेम, जिसको हम क्या कहते हैं, वाल स्टेम कहते हैं। अब यहां से हम नीचे देखें तो यहां से अब ये नेक जैसा पोर्शन बन रहा है। तो ये जो नेक जैसा जो पोर्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, तो उसके बारे में हम समझते हैं। तो वो जो पोर्शन है जिसको हम फिलेट कहते हैं, FILLET, फिलेट। फिलेट के बाद हम इसके आगे समझे तो आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ से एक थोड़ा सा स्लैंटेड पोर्शन बन रहा है। ये दूसरे वाल में भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक थोड़ा सा स्लैंटेड, इसमें ये साइनिंग कर रहा है तो आपको पता चलेगा कि जो पोर्शन है फिलेट वो साइन कर रहा है, ठीक है। यानी कि वो थोड़ा स्लैंटेड रहता है। वो कितने डिग्री पे स्लैंटेड रहता है, तो वो 60 डिग्री के आसपास, 45 टू 60 डिग्री के आसपास। ये क्यों ऐसा दिया होता है फेस? क्योंकि वो जो है वो वाल गाइड जो होता है और वाल सीट जो है उसमें वाल गाइड के अंदर स्टेम होता है और ये जो है वो वाल सीट के अंदर आसानी से बैठ जाए, जिसकी वजह से यहाँ से कंबस्टन लीक ना हो, या तो एयर फ्यूल मिक्सचर या तो जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो कहीं पे भी लीक ना हो, जिसके लिए यानी कि सबसे पहले टिप, उसके बाद ग्रूव, उसके बाद स्टेम, फिर यहाँ पे नेक जैसा जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, फिलेट कहते हैं। फिलेट के बाद आएगा वाल फेस, यानी जो उस वाल में साइनिंग कर रहा था, और यहाँ का जो पोर्शन है जिसको हम कंबस्टन हेड भी कहते हैं या तो वाल हेड भी कहते हैं, कंबस्टन फेस भी इसे कहा जाता है। इस तरीके से आपको वाल के बारे में समझ में आ गया होगा। अब ये जो है ये वाल स्प्रिंग है, जिस ये वाल के ऊपर इस तरीके से लगती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही रॉकर जो है वो इसको ऑपरेट करता है तो ये वाल ओपन तो हो गया, लेकिन इसको रिटेन करने के लिए, रिटेन यानी वापिस लाने के लिए, क्योंकि ये रॉकर ऊपर हो जाएगी लेकिन ये वाल ऊपर वापिस कैसे आएगा, तो वाल को ऊपर लाने के लिए वाल रिटेनर स्प्रिंग होती है। वो वाल रिटेनर स्प्रिंग जो होती है वो वाल को जैसे ही वहां से वो सिलेंडर के अंदर जैसे ही वो वाल खुलता है तो वो वापिस ऊपर ले जाने के लिए
वाल्व रिटेनर स्प्रिंग होती है। और ये वाल्व रिटर्निंग स्प्रिंग भी आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तो ये सिलिंड्रिकल यानी कि गोलाकार शेप में है, लेकिन यहाँ से ये क्या हो गई है, फ्लैट फेज में हो गई है। फ्लैट फेज क्यों दी हुई है, क्योंकि वो वाल्व जो है वो वहां पे उसके वाल्व फेस जो है वहां पे और फीडलेट जो है वहां पे वो आसानी से बैठ जाए, जिसकी वजह से कि वहां से वो ऑसिलेट ना हो या तो कोई अनबैलेंस ना हो। अब ये है हमारी रोकर शाफ्ट। रोकर शाफ्ट के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 रोकर लगाए हुए हैं, उस तरीके से यहाँ पे कितने रोकर होंगे, तो क्या 8 रोकर होंगे। क्यों, क्योंकि ये 4 सिलेंडर के जो हमने पहले भी वीडियो में देखा हुआ है उस तरीके से। तो ये 2 रोकर है, उसमें एक इंटेक का होगा तो एक एग्जॉस्ट के लिए होगा। उस तरीके से आगे भी 2 होंगे और 2 और 2, उस तरीके से 8। दैट मीन्स यहाँ पे 2 रोकर है, दूसरे रोकर निकाल दिए गए हैं। तो वो रोकर कुछ इस तरीके के होते हैं। यहाँ पे अप डाउन फॉर्मेशन कपल फोर्स लगता है कि जिस तरीके से यहाँ से ये फोर्स अगर ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से जैसे ही कैम घूम रही है तो कैम्स की वजह से पुश रोड ऊपर आता है, तो वो पुश रोड जो है वो यहाँ से रोकर को ऊपर करता है, तो यहाँ से वाल्व जो है वो सिलेंडर में ओपन हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे वाल्व रिटर्नर स्प्रिंग है, वो वाल्व को कहाँ करती है, अपलिफ्ट करती है और वो रोकर वापस अपनी पोजिशन पे आ जाता है। थैंक यू।